इतिहास जानने के दो स्रोत हैं। पहला स्रोत है पुरातात्विक साक्ष्य, और दूसरा स्रोत है साहित्यिक साक्ष्य। इन दोनों स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं, इसको जानने के लिए हमें इनके गुण दोषों का विश्लेषण करना पड़ेगा। पुरातात्विक साक्ष्य के गुण के को देखा जाए तो इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है और साइंटिफिक टूल्स का उपयोग करके, वैज्ञानिक विधि का उपयोग करके इसकी आयु को आसानी से जाना जा सकता है। जैसे फॉसिल्स की आयु कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा आसानी से जाना जाता है, जबकि साहित्यिक स्रोत में परिवर्तन की गुंजाइश होते हैं। जैसे पहला एडिशन, दूसरा एडिशन, एनसीईआरटी को नए सिरे से लिखना, जिससे उस काल के इतिहास जानने में हमें दिक्कत होने लगती है। बहुत सारे साहित्यकार दरबारी होते थे, तो दरबार यानी शासकों के गुणगान करते थे। इसी वजह से उस काल के साहित्य या उस राजा के विषय में जानने में कठिनाई होती थी। इसी वजह से इतिहास जानने के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य हैं और साथ ही साथ साहित्यिक स्रोतों के द्वारा भी जानकारी प्राप्त होती है। यानी जब आप इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे तो पुरातात्विक साक्ष्य को ज़्यादा ऑथेंटिक मानेंगे, साहित्यिक स्रोत को भी हम मानने की कोशिश करेंगे तो जिस काल का इतिहास पुरातात्विक स्रोत के द्वारा जाना जाता है उससे हम ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं, साहित्यिक स्रोत के द्वारा जानने वाले इतिहास को भी जानते हैं और इन दोनों स्रोतों से जिस काल के इतिहास जानते हैं उसे ज़्यादा ऑथेंटिक कहा जाता है। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत पहला मृदभांड आते हैं, दूसरा अभिलेख आते हैं, तीसरा सिक्का होता है, चौथा स्मारक, पांचवा मूर्तिकला, छठा चित्रकला। इसके अलावा कुछ अन्य स्रोत भी होते हैं जिससे हम इतिहास को बड़े ही बेहतर तरीके से जानते हैं। जबकि साहित्यिक स्रोतों को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। साहित्यिक स्रोत को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक भारतीय साहित्य है और दूसरा विदेशियों का विवरण है। जहां हम भारतीय साहित्य को दो भाग में बांटते हैं। पहला है धार्मिक साहित्य, दूसरा है धर्मोत्तर साहित्य, यानी धार्मिक साहित्य से अलग जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं उसे धर्मोत्तर साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत तीन साहित्य आते हैं, एक वैदिक साहित्य है, दूसरा बौद्ध साहित्य है, तीसरा है जैन साहित्य है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत भी दो साहित्य आते हैं, एक श्रुति साहित्य आते हैं और दूसरा स्मृति साहित्य आते हैं। यानी श्रुति साहित्य उस तरीके के साहित्य को कहते हैं जिसमें सुनकर लिखा गया है। यानी वैदिक संस्कृति के अंतर्गत शिक्षा मौखिक थी,
एक गुरु अपने शिष्य को मौखिक रूप से सारी बातें याद करा देता था, परंतु उसका संकलन नहीं होता था, क्योंकि उस काल में किसी प्रकार के लैंग्वेज यानी लिपि का ज्ञान नहीं था। जब 6 सेंचुरी बीसी में ब्राह्मी लिपि का आविष्कार हुआ तो वैदिक साहित्य का संकलन किया गया, और वैदिक साहित्य के अंतर्गत 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य और उपनिषद आते हैं, जबकि स्मृति साहित्य के अंतर्गत वेदांग, पुराण, महाकाव्य, जिसके अंतर्गत रामायण और महाभारत, इसके अलावा स्मृति ग्रंथ आते हैं। और इन सभी के द्वारा हम इतिहास को बड़े ही बेहतर तरीके से जानते हैं। इसके अलावा बौद्ध साहित्य, जिसमें जातक पिटक ग्रंथ, जिसमें सूत पिटक, विनय पिटक और धम्म पिटक, इसके अलावा बहुत सारे बौद्ध साहित्य आते हैं। इसके अलावा जैन साहित्य से भी इतिहास को जानते हैं। इसके अलावा धर्मोत्तर साहित्य के अंतर्गत अर्थशास्त्र और अन्य बहुत सारे ग्रंथ आते हैं, जबकि हम विदेशियों के विवरण के अंतर्गत हम यूनानी साहित्यकार, चीनी साहित्यकार और मुस्लिम साहित्यकार का नाम रख सकते हैं। जहां यूनानी साहित्यकारों में जब सिकंदर महान का आक्रमण हुआ था तो उस समय उसके सेनापति नियार्कस अरिस्टोबुलस थे। इसके बाद सेल्यूकस का दूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, जिसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की, जिससे भारतीय इतिहास को जाना जाता है। इसके बाद स्ट्रैबो, पिलानी और पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी के लेखक के द्वारा लिखे गए ग्रंथ से भी इतिहास को जानते हैं। इसके अलावा चीनी साहित्यकारों, चीनी दूतों में, चीनी विजिटर में फाइयान ह्वेनसंग इत्सिंग का महत्वपूर्ण स्थान है, जिससे इतिहास को जानते हैं। इसके अलावा मुस्लिम साहित्यकारों में अलवर्नी का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिससे इतिहास को जानते हैं। यानी साहित्यिक स्रोतों के द्वारा भी इतिहास को बड़े आसानी से जाना जाता है और पुरातात्विक साक्ष्यों के द्वारा इतिहास को बड़ी बेहतर तरीके से जानता है। अब प्रश्न उठता है कि पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत पहला मृदभांड आते हैं। अब मृदभांड किसे कहते हैं? मृदभांड एक प्रकार के बर्तन होते हैं जिसे हाथ और चाक पर बनाया जाता है, जिसे बनाने के बाद धूप में सुखाया जाता है और धूप में सुखाने के बाद उसे आग में पकाया जाता है और आग में पकाने के बाद उसे विभिन्न रंगों से रंगरोधन किया जाता था, जिसे यानी विभिन्न रंगों से कलरफुल बनाया जाता था, जिसका उपयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा लाल मृदभांड प्रयोग किए जाते थे, जबकि वैदिक संस्कृति के लोगों के द्वारा चित्रित धूसर मृदभांड प्रयोग किए जाते थे। और लाल और काले मृदभांड 24 BC से लेकर प्रथम AD तक प्रयोग में लाए गए हैं, जो खुदाई में मिले हुए हैं। इसके अलावा दूसरा अभिलेख यानी अभिलेख विश्व में कहां से मिले हैं और भारत में अभिलेख की परंपरा की शुरुआत कब की गई। अब हमें यह समझना पड़ेगा कि लेख और अभिलेख में अंतर क्या है। लेख की परंपरा की शुरुआत सभ्यता काल में हुई। मेसोपोटामिया की सभ्यता के दौरान भी लिखने की परंपरा थी, जो कि लक्षर लिपि में लिखी गई है, जिसे पढ़ लिया गया है। सिंधु सभ्यता में भी लिखने की परंपरा थी, जिसे भाव चित्रात्मक लिपि में लिखा गया, जिसे नहीं पढ़ा गया। परंतु संस्कृति के अंतर्गत सर्वप्रथम 1400 BC में ईरान के बोगजकाई नामक स्थान से सर्वप्रथम अभिलेख लिखने की परंपरा मिली है, जिसमें 2 राजाओं के युद्धों का वर्णन किया गया है। इसके अलावा बोगजकाई अभिलेख में आर्यों के 4 देवता इंद्र, मित्र, वरुण
एवं न सत्य का उल्लेख मिलता है। और हमें ऋग्वेद से भी पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे, जिनकी स्तुति 250 सूक्तों में की गई है। और ये सबसे मुख्य देवता थे, जो विजय के भी देवता थे, पूर्वों को नष्ट करने वाले देवता थे। यानी उसके बाद भारत में अभिलेख लिखने की परंपरा की शुरुआत सर्वप्रथम अशोक के शासनकाल में हुआ। अशोक भारत का पहला राजा है जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपने जनता को संबोधित किया। यानी जो भी राजा का आदेश देते थे वह अभिलेखों में अंकित कर दिया जाता था। यानी अशोक के अभिलेख लिखने की परंपरा का उद्देश्य था कि राजा जिस तरीके से सत्ता चलाता है, जन कल्याण की भावना से प्रेरित है, वह बाद के कालों में अस्थायी रूप से अन्य शासक भी देखें। इसके अलावा अशोक के अभिलेख 4 लिपि में है: ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि और यूनानी लिपि। ये दोनों लिपि विदेश है जो पश्चिमोत्तर भारत में अशोक के जो अभिलेख मिले उसमें उपयोग किया गया है, जबकि ब्राह्मी लिपि उत्तर भारत में उपयोग किया गया है। खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं यानी लेफ्ट से राइट लिखी जाती थी, खरोष्टी लिपि राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी। यानी अशोक के अभिलेख चारों लिपियों में मिले हैं। अशोक के अभिलेख जो इलाहाबाद के पास एक कौशाम्बी से मिले हैं, उसी अभिलेख पर समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति भी खुदे हुए हैं और जहांगीर के भी लेख खुदे हुए हैं। अशोक उसी अभिलेख को पर जो लिखा हुआ है, अकबर नामक शासक ने उस अभिलेख को उठवाकर इलाहाबाद के किले में रखवाया था। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने भी अशोक के अभिलेख मेरठ और टोपरा से उठवा करके दिल्ली मंगवाया था। इस प्रकार से अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था और इस प्रकार से अभिलेख लिखने की परंपरा भारत में शुरुआत हुई थी। इसके बाद बहुत सारे अभिलेख हैं जिससे इतिहास को जाना जाता है। यानी कालीन के शासक खारवेल ने उदयगिरी पहाड़ी पर हाथी गुफा अभिलेख खुदवाया है, जिसमें सर्वप्रथम भारत देश का उल्लेख आया है। इसके अलावा शक शासक रुद्रदामन का अभिलेख मिलता है जो जूनागढ़ अभिलेख है। इसी जूनागढ़ अभिलेख में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त का नाम आया है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतपति पुष्यगुप्त ने काठियावाड़ वाले क्षेत्र यानी गुजरात के काठियावाड़ वाले क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, जो सिंचाई जिसके पानी को सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का यह लोक कल्याणकारी कार्य था। इसके अलावा रुद्रदामन द्वारा जो जूनागढ़ अभिलेख की रचना कराई गई है वह संस्कृत भाषा में लिखी गई पहली अभिलेख है। अब हमें इस बात पर ध्यान देना की कोशिश करेंगे तो यह पता चलेगा कि रुद्रदामन मौर्योत्तर काल का शासक है। यानी मौर्योत्तर काल के पूर्व अशोक के अभिलेख संस्कृत में नहीं लिखे गए हैं, यह प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, यह स्पष्ट रूप से पता चलेगा। इसके अलावा इसी अभिलेख में सर्वप्रथम स्वयंवर प्रथा का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा समुद्रगुप्त द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई थी, जिसमें उसका संधि विग्राहक मंत्री हरिसेन ने उसकी रचना की थी। और इसी अभिलेख से समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख है, ऐहोल अभिलेख है। इस अभिलेख के द्वारा जहां पुलकेशिन द्वितीय की शासन व्यवस्था के विषय में जानकारी मिलती है, साथ ही साथ इस अभिलेख में सर्वप्रथम कालिदास के विषय में जानकारी मिलती है। इसके अलावा भानु गुप्ता का एरण अभिलेख है, एरण अभिलेख है।
इस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख आया है और इस प्रकार से हम देखते हैं कि अभिलेख के द्वारा भी विभिन्न प्रकार के विषयों में जाना जा सकता है। अभिलेख के माध्यम से भी विभिन्न चीज़ों जाना जा सकता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होती है। वहीं पर गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के महरौली अभिलेख जो दिल्ली के पास स्थित है, उसके द्वारा भी इतिहास के विषय में जाना जाता है, जो खुले माहौल में होने के बाद भी किसी प्रकार के जंग नहीं लगा है, यानी वह किस प्रकार के लोहे का बना है, यानी उस काल की साइंटिफिक अप्रोच के विषय में बड़े आसानी से आकलन किया जा सकता है। तो यानी अभिलेख से भी भारतीय इतिहास को बड़े ही आसानी से जाना जा सकता है। अब हम अभिलेख के बाद इतिहास जानने की कोशिश करेंगे तो सिक्के का महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम सिक्के का प्रचलन 6th सेंचुरी बीसी में किया गया। इस सिक्के को आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का कहा जाता है। यह सिक्का मुख्यतः चांदी का बना हुआ था। यानी इस सिक्के के प्रचलन से क्या लाभ हुआ? इस सिक्के के प्रचलन से सबसे बेहतर लाभ यह हुआ कि व्यापार करना आसान हो गया, करना आसान हुआ, क्योंकि किसी भी वस्तु के वैल्यू का निर्धारण करना, मूल्य का निर्धारण करना सरल हो गया। और यही कारण था कि 6th सेंचुरी बीसी में द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हो गई। और इस प्रकार से आगे के कालों में भी विभिन्न प्रकार के सिक्के का प्रचलन हुआ। सबसे ज्यादा सिक्के का प्रचलन मौर्योत्तर काल में हुआ। यूनानी पहले शासक है जिन्होंने सोने के सिक्के का प्रचलन किया। सर्वप्रथम सोने का सिक्का बनाए, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने की परंपरा की शुरुआत की। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों द्वारा जारी किया गया। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्त शासकों द्वारा जारी किया गया, परंतु इसमें मिलावट होने के कारण यह आकलन किया जाता है कि गुप्त शासक के समय में आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। तो उसके बाद के कालों में भी सिक्के का प्रचलन किया गया है, क्योंकि जब भी सिक्के का प्रचलन होगा तो किसी भी वस्तु का वैल्यू का निर्धारण करना ज्यादा सरल होगा। अब स्वाभाविक रूप से आप देखने की कोशिश करेंगे तो चीनी के बदले हम जब गेहूं लेते हैं तो चीनी के वैल्यू का निर्धारण ज्यादा कर लिया जाएगा, गेहूं का वैल्यू का निर्धारण कम कर लिया जाएगा, परंतु उचित निर्धारण नहीं हो पाएगा। परंतु जब सिक्के का प्रचलन हो गया तो वैल्यू का निर्धारण करना सरल हुआ। जब वैल्यू का निर्धारण करना सरल हुआ तो व्यापार करना आसान हो गया। और जब व्यापार करना आसान हो गया तो नगरीकरण की शुरुआत हो गई। इसी कारण से भारतीय इतिहास में प्रथम नगरीय सभ्यता इंडस सिविलाइजेशन है, तो द्वितीय नगरीकरण का राज 6th सेंचुरी बीसी है, क्योंकि 6th सेंचुरी बीसी के पूर्व सिक्कों का प्रचलन नहीं था और किसी भी वैल्यू का निर्धारण वस्तुओं के द्वारा किया जाता था, पशुओं के द्वारा किया जाता था। इसी कारण पूरी वैदिक संस्कृति ग्रामीण अर्थव्यवस्था के केंद्र बिंदु में थी, परंतु 6th सेंचुरी बीसी में सिक्के के प्रचलन ने व्यापार को प्रोत्साहित किया और द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हो गई। तो हम लोग धीरे धीरे इसी तरीके से प्रत्येक वीडियो को बनाते हुए जाएंगे, एक एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को आपको लिखवाते हुए जाएंगे, जिससे आपका नॉलेज एकदम बिल्कुल शार्प रहे। आप हमेशा यह ध्यान रखें कि लेख लिखने की परंपरा की शुरुआत मेसोपोटामिया की सभ्यता में सर्वप्रथम किया गया, जो कि लाक्षर लिपि में लिखा हुआ है। तो लेख और अभिलेख में अंतर है कि अभिलेख की परंपरा की शुरुआत पत्थरों पर, मंदिरों पर, दीवालों पर किया गया, जबकि लेख लिखने की परंपरा की शुरुआत सभ्यता के काल में हुआ। इंडस सिविलाइजेशन में भी लिखा गया, परंतु वह भाव चित्रात्मक में है, उसे अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है, जिसके कारण इतिहास को हम इंडस सिविलाइजेशन के इतिहास को बड़े ही बेहतर तरीके से नहीं जान पाते हैं, जबकि आगे के कालों में बहुत बेहतर तरीके से जानना आसान हो गया। ओके, जय हिंद, जय भारत।